नेक्स्ट टाइटल इज फुल वेव रेक्टिफायर। वो डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रहा आपका सर्किट डायग्राम। डायग्राम पहले समझ लो, वो इम्पोर्टेंट है। फिर से यहाँ पर आप देखो तो इट कंसिस्ट ऑफ एसी सप्लाई। ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। फिर से सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स कम है, यानी ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन गया। ठीक है। फिर यहाँ पर दो पीएन जंक्शन डायोड यूज होते हैं, डायोड 1 और डायोड 2। ठीक है। और आउटपुट यहाँ पर मिलेगा तो आउटपुट रेजिस्टेंस RL। डन। अब क्या है, इसमें एक बहुत ही अच्छी सी बात है जो आपको नोटिस करनी चाहिए, दैट इज सेंटर टैप। तो सेंटर टैप यानी क्या, तो यहाँ पर दो डायोड्स है, बराबर है। तो मान लीजिए अगर सेकेंडरी में 6 टर्न्स है तो सेंटर टैप यानी एग्जैक्टली सेकेंडरी कॉइल के सेंटर पर हमें कनेक्शन लेना पड़ता है, जिससे हमें ये मीनिंग पता चलेगा कि 6 में से 3 टर्न्स डायोड 1 के लिए यूज होंगे और बाकी के 3 टर्न्स डायोड 2 के लिए यूज होंगे। तो इसको कहेंगे सेंटर टैप। ठीक है। तो दिस विल बी द सर्किट डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्रॉ करना कंपलसरी होता है। अब इसका वर्किंग देखिए क्या होगा। तो इनपुट साइड यानी प्राइमरी में तो एसी सोर्स है, तो ये इनपुट वोल्टेज आपको मिल गया, ये इनपुट वोल्टेज आपको मिल गया। ठीक है। अब केस 1 यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी 0 से T/2, तो उसमें सेम वो सिचुएशन के ए एंड पॉजिटिव हो जाएगा और बी एंड नेगेटिव हो जाएगा। ए एंड पॉजिटिव है यानी ये डायोड 1 का पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड, लेकिन डायोड 2 का ये पी टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड, यानी डायोड 1 फॉरवर्ड हो जाएगा, डायोड 2 रिवर्स हो जाएगा। अब डायोड 1 फॉरवर्ड हो जाएगा तो डायोड 1 करंट कंडक्ट करेगा, डायोड 2 करंट कंडक्ट करेगा नहीं। तो करंट का डायरेक्शन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट जाएगा ए से डायोड D1, X से RL से Y, यहाँ होते वो आ जाएगा CT से सेंटर टैप से फिर से A। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर से देख लीजिए, A से D1, D1 से X, X से RL, RL से Y, Y से CT सेंटर टैप से A। तो करंट देखिए ऊपर से नीचे आया। ठीक है, यह बात को पता चल जानी चाहिए। तो करंट मिलेगा, X से Y करंट जाएगा, करंट जाएगा जब रेजिस्टर में से, तो वोल्टेज क्रिएट होगा, तो आउटपुट में वोल्टेज हमें मिलेगा। पहली हाफ साइकिल में वोल्टेज मिल गया, कौन से डायोड से, D1 डायोड से वोल्टेज मिल गया। ठीक है। अब दूसरा साइकिल लेते हैं, नेगेटिव साइकिल, इन विच ए एंड इज नेगेटिव एंड बी एंड इज पॉजिटिव। व्हेन ए एंड इज नेगेटिव तो D1 डायोड D1 पी टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, तो इट विल बी इन रिवर्स बायस। बट डायोड D2 पी टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव डायोड, तो डायोड D2 विल बी इन फॉरवर्ड बायस। तो नाउ डायोड D2 विल कंडक्ट करंट, बट डायोड D1 विल नॉट कंडक्ट करंट। सो डायोड D2 में से करंट जाएगा, और डायोड D2 में से करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो नोटिस करिए, B से D2, B2 से X, X से RL, RL से Y, सेंटर टैप होके वो फिर से नीचे आ जाएगा, और B ये क्लोज पाथ हो गया। फिर से एक बार करंट का डायरेक्शन मैं बता देता हूँ। B से डायोड D2, D2 से जाएगा X, X से RL, RL से Y, Y से फिर से जाएगा वो CT, CT से नीचे टर्न से आ जाएगा B पर, हो गया क्लोज पॉइंट। यानी सेंटर टैप की यही एक स्पेशलिटी है कि वो टर्न्स को स्प्लिट कर देगा, आधे टर्न्स डायोड D1 के लिए और आधे बाकी के टर्न्स डायोड D2 के लिए। तो सेकेंड टाइम पे भी आप देखिए करंट गया X से Y ही, यानी टॉप से बॉटम ही गया, यानी करंट का डायरेक्शन सेम है। और यही तो हमने रेक्टिफिकेशन के डेफिनेशन में बोला था कि इट कन्वर्ट्स अ बाई डायरेक्शनल इंटू यूनिडायरेक्शनल। पहले देखिए बाई डायरेक्शनल था, क्रेस्ट ऑफ मिल रहा था, यानी डायरेक्शन चेंज होता रहता, लेकिन अब इस रेक्टिफायर की हेल्प से हमने उसको यूनि डायरेक्शन में, टॉप से बॉटम ही गया, X से Y ही गया ना वो, यानी वो डायरेक्शन हमने यूनि डायरेक्शनल कर दिया। तो दूसरे साइकिल में भी हमें करंट मिला तो आउटपुट वोल्टेज भी मिलेगा, लेकिन दूसरे साइकिल में हमें वोल्टेज कौन से डायोड से मिला, D2 से मिला। ये बात क्लियर हो गई, डायग्राम क्लियर हो जाना चाहिए आपको। देखिए अब इसका वेव फॉर्म देख लीजिए, ये इनपुट वेव है डायोड 1 का, अब ये इनपुट वेव फॉर्म है डायोड 2 का। जब डायोड 1 फॉरवर्ड बायस होगा तो वो डायोड 2 रिवर्स हो जाएगा, डायोड 1 रिवर्स होगा तो डायोड 2 फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आउटपुट में मुझे देखिए हर बार क्रैश ही मिलता रहेगा, लेकिन पहला क्रैश मिला ये डायोड D1 से, दूसरा क्रैश मिला डायोड D2 से, तीसरा क्रैश मिला डायोड D1 से, और फोर्थ क्रैश मिला मुझे डायोड D2 से। इस तरह से हर एक साइकिल में मुझे दो बार
आउटपुट मिलता रहेगा, यानी आउटपुट फ्रीक्वेंसी मेरा हो गया कितना, डबल देन द इनपुट फ्रीक्वेंसी। आप देखिए इसमें 0 से लेकर टी तक का एक क्रेस्ट आया, इसमें भी 0 से लेकर टी तक एक क्रेस्ट आया, लेकिन यहाँ पर 0 से लेकर टी तक मुझे 2 क्रेस्ट मिल गए, यानी फ्रीक्वेंसी डबल हो गया। यही तो हमने बताया था आपको, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है, क्लियर। चलिए, तो जो मैंने पूरा डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया वही पूरी बात यहाँ पर लिखी हुई है। फुल वेव रेक्टिफायर में केस 1 पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी 0 से t/2 एंड ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, D1 फॉरवर्ड बायस, D2 रिवर्स बायस। तो D1 कंडक्ट्स एंड करंट विल फ्लो, that is I will be non-zero and the direction of current is A to D1, D1 to RL, RL to CT, CT to A. So output voltage VO equal to IRL is available. While in case 2 negative half cycle t/2 to t and A is negative now and NB is positive, so D1 is reverse bias and D2 is forward bias, so D2 will conduct a current and current will be non-zero and the direction of current will be B to D2, D2 to RL, RL to CT and CT to B, तो close path हो गया and output voltage VO equal to IRL is available. क्लियर। चलिए, फिर इसके बाद कंटिन्यूटी में टॉपिक आ रहा है, दैट इज फिल्टर सर्किट। जैसा इसका नाम वैसा ही इसका काम। फिल्टर सर्किट क्या करेगा, फिल्टर करेगा। अरे बट किसको फिल्टर करेगा, तो अभी जो हमने देखा ना कि रेक्टिफायर में एसी वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें लगता है कि ये डीसी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन एक्चुअली में ये जो फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें आउटपुट में वोल्टेज जो मिलता है दैट इज नॉट अ प्योर डीसी, दैट इज नोन एज पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। पल्सेटिंग वोल्टेज मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ अभी भी एसी कंपोनेंट्स बाकी है, उसमें अभी भी थोड़े एसी कंपोनेंट्स बाकी है, तो वो कुछ एसी कंपोनेंट्स को जो बाकी थे उसको फिल्टर करना है, तो हमें प्योर डीसी वोल्टेज आउटपुट में मिलेगा। तो ये काम करेगा कौन, फिल्टर सर्किट, ठीक है। तो देखिए, द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज इन फॉर्म ऑफ पल्सेस ऑफ अ शेप ऑफ हाफ अ साइनोइड्स, दो इट इज यूनिडायरेक्शनल, इट डज नॉट हैव अ स्टेडी वैल्यू, यानी यूनिडायरेक्शनल है, वन डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो वैल्यू स्टेडी नहीं रहता, जबकि डीसी वैल्यू का तो वैल्यू फिक्स होता है ना, स्टेडी रहता है, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा सा अल्ट्रेशन होता रहता है क्योंकि उसमें अभी भी कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है। So the filter circuit are used to get a steady DC output voltage from a pulsating voltage. Pulsating voltage मतलब you consider as a combination of AC and DC. उसके अंदर कुछ ना कुछ अभी भी AC component present है, बराबर। So generally a capacitor is connected across a load resistor to form a filter circuit. तो वो अब डायग्राम में मैं बता देता हूँ आपको, देखिए ये है हमारे पास रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में पहले एसी और डीसी आ रहा था, तो रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी और कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट्स को जाने देगा, बराबर। तो यहाँ रेक्टिफायर के बाहर हमें लगता था कि डीसी मिल रहा है हमें, लेकिन यहाँ पर मिलता है हमें पल्सेटिंग डीसी, एक्स और वाई के अक्रॉस हमें मिलता है पल्सेटिंग डीसी, यानी कुछ ना कुछ उसके पास अभी भी एसी कंपोनेंट्स है। तो हमने क्या किया, इसके ये लोड रेजिस्टर जो यहाँ पे था उसके आगे हमने कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिया। अब कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर जब अगर हम इसको एसी सप्लाई में अब देखो तो एसी सर्किट में कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बराबर, विच इज नोन एज एक्सी। तो यहाँ पर आप देखिए एक्सी इज 1/ωc विच कैन बी रिटन एज 1/2πfc। फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी 0 तो एक्सी इज इनफाइनाइट, बराबर है, एंड फॉर एसी एफ इज फाइनाइट तो एक्सी इज फाइनाइट। तो होगा ये कि जब यहाँ पर आप कैपेसिटर को लोड रेजिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो डीसी सप्लाई में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी 0 होगा, तो रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर का होगा वो इनफाइनाइट होगा, यानी डीसी सप्लाई यहाँ पर जाएगा ही नहीं, डीसी सप्लाई उसको बाईपास कर देगा, यानी यहाँ से चला जाएगा, तो डीसी यहाँ पर आ जाएगा। और एसी सप्लाई का फाइनाइट फ्रीक्वेंसी होता है तो फाइनाइट उसका रिएक्टेंस होगा, तो वो इसको यहाँ पर ले लेगा, तो एसी कंपोनेंट कैपेसिटर के अक्रॉस चला जाएगा और डीसी जो है वो सीधा यहाँ चला जाएगा और यहाँ से वो लोड रेजिस्टर के अक्रॉस आ जाएगा, और यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिलेगा दैट विल बी प्योर डीसी, दैट विल बी प्योर डीसी। समझ में आया आपको? तो इस तरह से जो हम पल्सेटिंग वोल्टेज था उसको हमने प्योर डीसी में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ फिल्टर सर्किट। और अभी फिल्टर सर्किट में हमने किसको इंट्रोड्यूस किया, कैपेसिटर को। कौन से कनेक्शन में, पैरेलल में। किसके पैरेलल में, लोड रेजिस्टर के, ठीक है।
तो आप देखिए ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। तो पहला आपका ये AC ग्राफ था, लेकिन पल्सेटिंग आपको कुछ ऐसा मिलता था। देखिए यहाँ से जाएगा, ये ऊपर गया, फिर क्रॉस, फिर थोड़ा सा ये कर्व मिला, फिर स्ट्रेट, फिर कर्व, फिर स्ट्रेट, फिर कर्व, ऐसा। जबकि DC क्या होगा, इन सबके पीक को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, तो फिर समटाइम्स एन इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद लोड रेजिस्टेंस RL टू फॉर्म अ फिल्टर सर्किट। कभी कभी इंडक्टर सर्किट भी हम यूज करते हैं इन सीरीज विद RL। तो यहाँ से AC और DC का कॉम्बिनेशन आएगा। अब देखिए XL इक्वल्स टू ओमेगा L होता है, डेट इज 2πL। DC सप्लाई के लिए F इज 0 तो XL इज 0, और AC क्या होगा तो F फाइनाइट तो XL भी फाइनाइट। यानी अब क्या होगा, इंडक्टर सर्किट क्या करेगा, जब उसमें से AC DC आएगा तो DC कंपोनेंट होगा तो रिएक्टेंस विल बी 0, इंडक्टिव रिएक्टेंस 0, तो वो DC को आगे जाने देगा। बराबर, जब DC आगे जाएगा तो DC आगे जाके ये इंडक्टर AC सप्लाई को ब्लॉक कर देगा और DC को बाईपास कर देगा, यानी जा भाई तू जा, क्योंकि इसका रिएक्टेंस 0 है। तो DC आगे चला जाएगा और DC फिर आगे जाके इधर आ जाएगा, तो फिर से हमें लोड रेजिस्टर के अक्रॉस यहाँ पर DC वोल्टेज मिल जाएगा। तो चाहे कैपेसिटर सर्किट लो कि इंडक्टर सर्किट लो, दोनों ही सिचुएशन में लोड रेजिस्टर के अक्रॉस हमें मिल जाएगा प्योर DC वोल्टेज। क्लियर?